नहीं लगता। तो जिनका फास्ट है वो फास्ट वाला ही खाएं, जिनका फास्ट नहीं है वो फास्ट नहीं वाला ही खाएं। तो आप उसमें मिक्स ना करें, उसमें भी फिर कंफ्यूजन होता है। तो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिनका फास्ट रहेगा उनको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अभी 50 लोगों का फास्ट का कल का हम लोग कर लेते हैं। दूसरा, जैन फूड के लिए एक बार फिर से, पहले सुबह मैंने सूचना दी थी लेकिन लोग नहीं आए थे उस वक्त। जैन फूड कौन कौन प्रिफर करते हैं? एक दो, और कोई है? ठीक है, ठीक ठीक, चलिए, थैंक यू। है है। हाँ 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 हाँ, 1 बजे के पहले ना। अच्छा, एक बार 1-2 मिनट और लगेंगे। ये जो शरबत या मॉकटेल जो भी हो रहा है ना, 4 बजे का समय हम लोगों ने उसका 11 बजे का कर दिया था, क्योंकि 4 बजे सबको चाय चाहिए। अभी भी बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है कि अभी 11 बजे भी चाय ही कर दो। तो क्या ये ठीक है? चाय ही रखें? चलिए, बढ़िया, ठीक है। कल से मॉकटेल बंद रहेगा, 3 समय चाय रहेगी, नाश्ते के समय 11 बजे और 4 बजे। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, सभी को नमस्कार, शांति। चलिए फटाफट चलते हैं। आपका लिसनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है और कंटेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम 7 दिन में किसी अच्छी जगह तक पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अभी हम बोलते हैं, जैसे कितने लोग ये मानते हैं कि गुस्सा स्वाभाविक है। गुस्सा स्वाभाविक है, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं। अब देखो, ये समझना पड़ेगा कि स्वाभाविक किसको बोलते हैं। जो स्वीकृत भाव है वो स्वभाव है। क्या गुस्सा करने वाले को गुस्सा स्वीकार है? जिस पे किया जाता है उसको स्वीकार है? करने के बाद दोनों को स्वीकार है? नहीं। इसका मतलब गुस्सा स्वीकृत भाव नहीं है, गुस्सा स्वभाव नहीं है, गुस्सा मोस्ट अस्वाभाविक घटना है। इसलिए गुस्से के बारे में कहा गया, गुस्सा क्या है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। जब मैं किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता हूं, उसमें अपने हैंडल ना कर पाने का फ्रस्ट्रेशन को मैं गुस्सा बोलता हूं। तो इसका मतलब है नकारात्मक भाव नहीं होता। क्या? जैसे हम कह रहे हैं कि द्वेष भाव है क्या, ईर्ष्या भाव है क्या? भाव का मतलब भव, भव का मतलब होना, होने का मतलब निरंतरता। तो जो है उसकी निरंतरता है, जो है उसकी निरंतरता है। देखो, जो चीजें परिवर्तनशील हैं उनकी परंपरा के रूप में निरंतरता है। जैसे नीम का पेड़ आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन परंपरा नीम के पेड़ की बनी रहेगी कि नहीं? जब तक बाप की जवानी जाती है तब तक जवानी बेटे को आ जाती है। तो जवानी गायब नहीं हुई है, जवानी शिफ्ट हो गई है, इतना ही हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया? बच्चे की भी निरंतरता है, जवानी की भी निरंतरता है, बुढ़ापे की भी निरंतरता है। तो अस्तित्व में सारी क्रियाओं की निरंतरता है। और फाइनली मैं नाम की एंटिटी, उसकी तो निरंतरता है, उसको धीरे से आगे देखेंगे। तो अब जब मैं कहता हूं ईर्ष्या का भाव, तो ईर्ष्या का भाव है कि स्नेह का अभाव है ना? क्योंकि ईर्ष्या का भाव मतलब, भाव मतलब भाव मतलब होना, होना मतलब निरंतरता। यदि ईर्ष्या का भाव होगा तो ईर्ष्या की निरंतरता हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या की निरंतरता नहीं होती,
ईर्ष्या की निरंतरता करने वाले को स्वीकार है क्या? जिसके साथ किया जाएगा उसको स्वीकार है क्या? तो जिन चीजों की निरंतरता हमको स्वीकार नहीं है, तो यहाँ ये समझ में आया कि जो भव है, जो स्वीकृति है, जो है क्या है नेचर में, मिट्टी, पत्थर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, सूरज, धरती, चांद, सितारे, मानव, ये है। या तो इसकी है के रूप में धरती है, उसकी है के रूप में निरंतरता है, और नीम का पेड़ की है के रूप में निरंतरता नहीं है तो उसकी परंपरा के रूप में निरंतरता है। ये जो कुछ भी है, इसको मैंने जैसा स्वीकारा है, इसका नाम भाव है। मैं इसको स्वीकार समझ नहीं पाया हूं तो स्वीकार नहीं पाया हूं, इसका नाम अभाव है। दो मानव के भीतर, दो मानव का आपको मैं स्वीकारता हूं, आपको मैं स्वीकारता हूं तो आपके प्रति भाव है, आपको मैं किन्हीं कारणों से नहीं स्वीकारता हूं, इसका नाम अभाव है। तो स्वीकृति ही भाव है, अस्वीकृति अभाव है। भावपूर्वक जीना होता है कि अभाव के साथ जीना होता है? भावपूर्वक ही जीना होता है। तो वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। भाव मतलब समझ पूर्वक जीना होता है, समझ ही भाव है। ये बात ध्यान में आया? समझ ही भाव है। भाव कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन मेरे लिए भौतिक वस्तु ज्यादा बड़ी रियलिटी है कि भाव मेरे लिए ज्यादा बड़ी रियलिटी है? बोलो, मेरे लिए भौतिक वस्तु ज्यादा बड़ी रियलिटी है कि भाव ज्यादा बड़ी रियलिटी है? भाव आज भी हम अपने आप को भ्रमित रहते हुए भी, जिंदा रहने को जीना मानते हुए भी, आज भी हमारे लिए भाव ही ज्यादा बड़ी रियलिटी है। क्योंकि सारा पैसा किसके लिए खर्च कर दिया? सारा पैसा किसके लिए खर्च कर दिया? जिनको अपना मानता था। सारा पैसा परिवार में खर्च कर। परिवार अपने आप में फाइनेंशियली नॉन वायबल यूनिट है, खर्चा ही करते जाओ, आता कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या चीज को, पैसे को किसके लिए खर्चा कर दिए? भाव के लिए, जिसको हम चाहते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जिसको प्यार करते हैं। इसका मतलब पैसे से बड़ी चीज क्या चीज है? भाव है, आज भी है। जब हम नहीं समझते हैं तब भी यह हाल है। तो साक्षात वास्तविकता क्या है? साक्षात वो है जो आंख से दिखता है, कि साक्षात वो है मेरी जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरी जिंदगी में मेरा खुद से प्यार करना, मैं खुद से प्यार करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं किसी को अपना मानता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी पैसा मेरे पास आता है, साधन आता है, वो परिवार में मेरे अपनों के साथ, मित्रों के साथ, समाज के साथ खर्च हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकला? इस पूरी चर्चा से क्या निकला? नेगेटिव भाव नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या द्वेष स्नेह का अभाव है। क्रोध अपने आप में कोई भाव नहीं होता है, वो योग्यता का अभाव है। दूसरा, भौतिक वस्तु से आज भी हमारे लिए भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चले। अब इसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? देखो, हमारी सारी चर्चा किस बात पे हो रही है? हमारी सारी चर्चा इस बात पे हो रही है कि मेरे भाव और विचार अनस्टेबल हैं। ये अनस्टेबिलिटी, ये फ्लक्चुएशन, क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक नहीं? ठीक हो तो जगह बदल दो। नहीं, रहना वही है उसके पास। जो चीज ठीक ना लगे बदल दो। मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो आप सोच रहे हो। आप लोग कुछ भी सोचने लगते हैं। बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं, कुछ को बदल दिया जाएगा और कुछ को बदल दिया जाएगा।
कुछ को बदल दिया जाएगा और कुछ को बदल दिया जाएगा। या तो आदमी बदल जाएगा, नहीं तो आदमी बदल जाएगा। है? हाँ जी, चलिए अब देखिए काम की बात। पूरी वर्कशॉप की जो एक तरह से थीम लेके अपन चलेंगे, पूरे वर्कशॉप में काम क्या करना है उसको लेके चलेंगे। हमारा एक ही काम है कि मेरे भाव और विचार कैसे स्टेबल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, नेगेटिविटी से अप्रभावित हो जाएं, है ना, हमेशा शांत हो जाएं। तो अब देखो, भव की स्वीकृति भाव, और अभी हमारा भाव कैसा है, परिवर्तनशील है कि स्थिर है? परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि अभी मेरा भाव जो है, अभी इंद्रियां मेरा भाव है, अभी पहचान और सम्मान जो पा रहा हूं वो मेरा भाव है, रूप बल धन पद से। क्योंकि बेसिकली मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो अभी मेरा भाव ही शरीर है। जब मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूं तो मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। जब मैं फिर से पूछता हूं, हम सब आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? हम सभी आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है। यही पीड़ा है, और पीड़ा किसी दूसरे से नहीं है, पीड़ा अपने आप से है। हमने अपनों से दुख पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? तो मेरे भाव और विचार में जो फ्लक्चुएशन है, अस्थिरता है, वो मेरे दुख का कारण है। और उसका कारण क्या है? मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। शरीर परिवर्तनशील है, मेरा भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी। बात पहुंची? पहुंची? अब आपको बोल के बताना है। मैं एक बार और बोलूंगा, फिर आपको बोलना है। भव की स्वीकृति भाव। भव कैसा है? स्वयं को शरीर माना। शरीर कैसा है? परिवर्तनशील। मेरा भव ही परिवर्तनशील है, तो भाव कैसा होगा? परिवर्तनशील। कितने लोगों तक बात पहुंच गई? बोल के बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो जितना जैसा बोला हम वैसा बोल के बता दो। उसका कोई आधार होगा, वो भी निरंतर है, वो भी निरंतर है। यदि मूल चाहना निरंतर है और विचार की ताकत निरंतर है, हर मानव में मूल चाहना निरंतर है, विचार की ताकत निरंतर है, ये इससे कम भी संभव नहीं है कि वो इकाई मैं निरंतर हूं। ये अभी थोड़ा मैंने प्री मैच्योर लिखा है, लेकिन मैं निरंतर हूं, मैं अमर हूं, ये भी निरंतर है। भविष्य में इसको देखेंगे आगे, जैसे जैसे चलेंगे। तो हमने देखा कि 5 चीजें निरंतर निकल आई। ध्यान में आ गया? ये जो निरंतर भाव है, इसको मैं पहचानता हूं तो मेरा भाव भी निरंतर हो जाता है और मेरा भाव स्थिर हो जाता है। क्योंकि नियम नहीं बदलता है, तो नियम के अनुरूप मेरा भाव भी नहीं बदलता है। फिर ये बाहर की नेगेटिविटी से अप्रभावित रहता है, और ये नियम को पहचान लिया, ये नित्य शांत होता है। धीरे धीरे देखेंगे। लॉजिक एक बार पकड़ने की जरूरत है, और फिर हम इस पे आगे चलेंगे। तो कितने लोग लॉजिक पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए? आप बोलिए, पूरी बात को बोलिए। जैसे अभी पहले डिस्कशन हुआ था कि भाव जो विचलित है, हमने इस पे इसके पहले इसमें हमने वो डिस्कस किया था। अब हम भाव को शाश्वत करने के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उस चीज के लिए हमें ये जो 4-5 नियम जो आपने बताया, इस पे ये उस भाव को शाश्वत करने के लिए क्या लॉजिक लगाना, इसलिए हमने ये 5 नियम बनाए। उसमें पहला नियम है कि हमारी मूल चाहत है कि हमको हमेशा खुश रहना है। हमको प्रकृति के नियम जो निरंतर है उसको स्वीकार करना है। हमारे विचारों की ताकत जो निरंतर है उसको
इस शाश्वत भाव को पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करना है। इस सब चीज के लिए जो एक आधार है उसको हम और अभी पहचानना है और जो और एक अमरत्व की मैं निरंतरता है, मैं निरंतर हूं, ये भी पहचानना है। देखो लॉजिक कितना है, लॉजिक सिंपल है। भव की स्वीकृति, बोलते जाओ, भव की स्वीकृति, यदि भव निरंतर, यदि भव परिवर्तनशील है तो भाव, और यदि भव निरंतर हो जाए तो भाव, बस इतनी बात। अब परिवर्तनशील देखा तो कम है, जड़ संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तन, जड़ संसार क्यों परिवर्तनशील है? तो जड़ संसार मूलतः एटम से बना है, एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, एटम का स्वरूप बदलता है, इसलिए जड़ संसार बदलता है ना। इतनी बात हमको है ना 11th-12th का एटम में समझ में आ गई। तो एटम परिवर्तनशील है, तो जड़ जिसका बिल्डिंग ब्लॉक ही परिवर्तनशील है वो इकाई, मराठी में इकाई को क्या बोलते हैं? एकक, एकक। अच्छा, गुजराती में एकम बोलते, कुछ फर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैंने अभी तक परिवर्तनशील भव को ही पहचाना है, यदि वो भव जब नहीं बदलता है मैं उसको पहचान लूंगा तो मेरा भाव शाश्वत हो जाएगा। और जब मेरा भाव शाश्वत हो जाएगा, जो नहीं बदलता है, तो जो बदलता है उसको भी मैं पहचान लूंगा। कैसे? अभी मैंने स्वयं को शरीर माना है, मेरी आइडेंटिटी शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा दिखूं और मैं सफल दिखूं और मैं, है ना। अब शरीर लेकिन परिवर्तनशील है, मैं चाहता हूं कि मैं सुंदर दिखूं, लेकिन शरीर कोई समय के बाद कुरूप होता है, ये मेरे को स्वीकार नहीं है। अभी मेरे को समझ में आ गया कि मैं जो चीज हूं मैं हमेशा ही सुंदर हूं। सही अर्थों में मेरी सुंदरता, है ना, मेरे विचारों की सुंदरता है, मेरी समझ की सुंदरता है ना। जो वो सुंदरता मेरे को पकड़ में आ गई, और मैं तो हमेशा हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं मरने वाली चीज ही नहीं हूं, धीरे से ध्यान में आएगा। तो ये ध्यान में आने से मैं हमेशा हूं और मैं हमेशा सुंदर हूं, क्योंकि मेरे विचार सुंदर हैं, क्योंकि मेरी समझ सुंदर है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल स्थिर है, क्योंकि मेरी क्लैरिटी है, और मैं दूसरे की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता, मैं अपने आप में हमेशा खुश रहता हूं, मैं इतनी उपयोगी इकाई हूं। तो मेरी सुंदरता मेरे को पकड़ में आ गया, मेरा होना स्थिर हो गया। अब शरीर परिवर्तनशील है, मैं इसको स्वीकार पाता हूं। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, ये मेरे को, अब मेरे को शरीर के मरने में कोई दिक्कत नहीं है। शरीर मरता है, हाँ मरता है, ये भी नियम है। तो शरीर मरता है, ये नियम है, चूंकि मैंने स्वयं को शरीर माना है और मैं मरना नहीं चाहता हूं। शरीर मरता है लेकिन मैंने स्वयं को शरीर माना है, तो मैं भी मरता हूं, ये मेरे को स्वीकार नहीं है। मेरे चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, मेरी जवानी चली जाती है, तो पता चलता है जवान कौन है। जवान वो है जो हमेशा खुश है। तो 70 साल की एज में जवान व्यक्ति मिल सकता है और 25 साल की एज में बूढ़ा व्यक्ति मिल सकता है। यस, जो समाधानित है वो जवान है, जो उदास है वो बूढ़ा है। तो इसका मतलब है शरीर से बुढ़ापा और जवानी नहीं है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड से बुढ़ापा और जवानी है। मैं तो हमेशा जवान हूं, अनंत काल के लिए जवान हूं। एक बार अपनी उस जवानी को पहचान लेता हूं, अपने में समाधानित होने को पहचान लेता हूं, अपने में सुख के अनवरत स्रोत को पहचान लेता हूं, मैं हमेशा ही खुश रहता हूं। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, हमेशा बुलंदगी के साथ मैं जी सकता हूं। तो जैसे जैसे मैं अपने स्वरूप को पहचानता हूं, वैसे वैसे फिर मैं शरीर की परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार करता हूं। बाल सफेद हो गए, अच्छी बात है, होना ही था एक दिन। फिर मेरे को उस सब चीजें, एक दिन मेरे को पता है कि शरीर मरण धर्मा है, तो शरीर बदलेगा, तो शरीर के परिवर्तन को मैं स्वीकार पाता हूं, ये फिर मेरी स्थिति हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, लिख डालिए।
इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से अब ये चर्चा अगले 6 दिन हमको यही करना है कि जो परिवर्तनशील, अब तक शरीर परिवर्तनशील था, मैंने स्वयं को शरीर माना हुआ था, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो शाश्वत है, बार बार उसको पहचानते जाएंगे और अपने भाव को वहां पे स्थिर करते जाएंगे। लिख डालिए क्या समझ में आया। काम करेंगे। हाँ जी, जो परिवर्तनशील है, माइक ऊपर। जो परिवर्तनशील है और शाश्वत है, उसे पहचानना, जानना और जानने के बाद उसको स्वीकार करना है। और अगर उसे हम स्वीकार करते हैं तो हमारे भाव और विचार स्थिर होते हैं, उसमें निरंतरता आती है। अगर उसमें निरंतरता आई तो हम जीने के अर्थ में प्रभावित होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बोलिए, और एक दो लोग बोलिए। बोलिए, बोलने में संकोच ना करो। हाँ जी, माइक दीजिए। इधर है। हम खुद को शरीर मानते हैं तो शरीर परिवर्तनशील है। हम भाव मतलब शरीर मानते हैं, भाव खुद को, तो परिवर्तनशील है, तो हमारे भाव भी परिवर्तनशील रहेंगे। अगर हम अपने आप को निरंतर मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, तो भाव हमारे शाश्वत होंगे, स्थिर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सिंपल। हाँ जी, और बोलिए। सर, अभी तक आपने जो बताया उससे मैंने ये अनुमान लगाया कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब आउटर ब्यूटी डजंट इम्पॉर्टेंट, इनर ब्यूटी पे आप वर्क करो और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका टैलेंट जो है वो तो मतलब बढ़ता ही जाएगा, उसमें तो कुछ कमी आएगी नहीं। और उसके बाद वॉट एवर यू हैव, यू ऑलवेज सेटिस्फाइड विद दैट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। हाँ, देखिए अभी थोड़ा सा दोनों सॉफ्टवेयर मिक्स हो रहे हैं आपके, पुराना सॉफ्टवेयर और नया सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसको ना बार बार मानव लक्ष्य पे ले जाओ, मानव लक्ष्य को ध्यान में रखें। तो बेसिकली जो मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाई कैसे रहूं। देखो अब इस बात को, अब हर बात को जब आप बोलते हो ना तो उसको जिंदा रहने के धरातल पे सोचो। अभी हम देखो, हम अभी हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जिंदा हैं। आप क्या चाहेंगे, आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? जिएं। आपकी मानेंगे तो जिएंगे कि जिंदा रहेंगे? तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। अरे बच्चे वही कर रहे। फिर से पूछो, फिर से पूछो, फिर से पूछता हूं। अभी आप जिंदा हैं कि जी रहे? जिंदा हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिए? जिए। आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। है उनका भी दुख खत्म। सच्चाई यही है, मैं बार बार कहना चाहता हूं, बच्चे गलत नहीं है। हमारे पास, हम बच्चों के बायोलॉजिकल माँ बाप हैं कि सही अर्थों में बच्चों के माँ बाप हैं? बायोलॉजिकल माँ बाप। सही अर्थों में माँ बाप कब होंगे? जब हमारे पास ये क्लैरिटी होगी कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो जब हम बच्चों को जिंदा रहने में सहयोग दिए कि जीने में सहयोग दिए? हमने जिंदा रहने में सहयोग दिया और जिंदा रहने को जीना माना। यही जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप का यही मतलब है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना है और उसी को उनको बता रहे देखो यही जीना है। वो कहता है ये जीना नहीं है। इसलिए 5th क्लास तक बच्चा मम्मी को
निपटा लेता है, 10th क्लास तक पापा को निपटा लेता है, उसके बाद मैसेज बहुत क्लियर है, तुम्हारे पास काम की चीज एक ही है, पैसा, बाकी अकल मेरे पास। कुछ बोलो मत, बस जितना पैसा मांगू पैसा दे दो, बाकी मैं कर लूंगा। वो गलत नहीं है, क्योंकि बार बार हम लोग गरीबी से और असुरक्षा से आए हुए लोग हैं। हम लोग गरीबी से और असुरक्षा से आए हुए लोग हैं, इसलिए हमारे ध्यान में सेफ्टी ही सबसे बड़ा पॉइंट है। पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे। हमारे बच्चे गरीबी उन्होंने देखी नहीं है, वो जिंदगी चाहते हैं, वो एडवेंचर चाहते हैं। तो बच्चे जिंदगी चाहते हैं, हम उनको सेफ्टी चाहते हैं। सेफ्टी मतलब जिंदा कैसे रहोगे, ये दोनों के बीच में मिसमैच है। वो जिंदा रहने को वो इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने उसके अभाव को देखा ही नहीं। हम बच्चों को बार बार सुनाते हैं हमने इतना स्ट्रगल किया, वो कहता है मेरी क्या गलती है, तुम्हारे जमाने में बैलगाड़ी थी तो। और अब तो दूसरी कहानी हो गई है, जैसे माँ बाप चालू होते हैं ना, बोलते हैं हाँ हमको पता है, तुम लोग 4 भाई बहन थे, उस समय लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने इतनी स्ट्रगल किया। एक टेप रिकॉर्डर है, स्विच दबाने से वही मटेरियल निकलता है। हाँ जी, चलो इसमें वोटिंग कर लेते हैं। ये टेप रिकॉर्डर फादर्स का ज्यादा है कि मदर्स का ज्यादा है? हाँ। चलो ध्यान में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा गैप यही है कि हम इन दो को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमने तो यही माना था, मैं बार बार देखो यही कहता हूं, हमारे घर में आज की डेट में समस्याएं पैसे की कमी के कारण है कि आपस में प्यार की कमी के कारण है। सुबह से शाम तक आप पैसे की तलाश में लगे हो कि प्यार की तलाश में लगे हो? पैसे की तलाश में। प्रॉब्लम कहीं और है, सामान खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है, कहां से मिलेगा? हम कैसे लोग हैं? हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम खुद से प्यार ना होने की है, अपनों के साथ प्यार ना होने की है, प्यार से ना जी पाने की है। और सुबह के शाम तक हमारी कोशिश ये है कि टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, हमारी सारी दौड़ इस बात की है कि सैलरी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो सैलरी बढ़े इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के हमारी खुशियां, हम जैसे जैसे पैसा बढ़ा है हमारी जिंदगी में खुशियां बढ़ रही हैं कि नहीं? खुशियां बढ़ रही हैं कि सुविधा बढ़ रही है? सुविधा बढ़ रही है, खुशियां तो कहीं खो जा रही। तो ये दोनों के बैलेंस होने की जरूरत है ना। मकान भी ठीक हो और मन भी ठीक हो। चलो बात हो गई, हो गया, और तो करने की जरूरत नहीं है इसको। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए बोर्ड साफ कर दो तब तक। 30 के नीचे वाले आप बैठो, आप बैठो। 30 के नीचे वाले आएंगे बोर्ड साफ कर। जो अपने आप को 30 के नीचे मानते हो वो भी आ सकते हैं। हाँ जी, सब साफ कर दें, किसी को फोटो वोटो तो नहीं लेना है। हाँ जी, लास्ट के 2 कॉलम छोड़ दें, बाकी सब साफ, सब साफ है। आधार, इस पे चर्चा करनी है? हाँ तो कर लेंगे ना, मिटने दो, बोर्ड साफ होने दो। हाँ जी बोलिए, आधार पे चर्चा करनी है, 5वें दिन करेंगे, सबका दिन फिक्स। हाँ जी बोलिए। जी हम ऐसा बोलते हैं कि जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम में नहीं आएगा। हाँ। पर जब हम लोगों ने जिंदा रहना और जीना बोर्ड पे अलग अलग लिखा है, तो जीना के पहले हमने ये लिख दिया कि इसमें जिंदा रहना शामिल है। जब हाँ। सामान काम में नहीं आता तो जिंदा रहना शामिल है, ये कंफ्यूजन। हाँ, मतलब उसको समझने की जरूरत है, शब्दों की अपनी सीमा है। देखो तो ये समझ में आ गया कि जब हम कह रहे जीने का मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों, वो हमेशा समाधानित हों। तो कौन सा रूप बल धन पद है जिसके आधार पे मेरे विचार समाधानित हो जाएंगे? कौन सा इंद्रिय सुख है जिसके आधार पे मेरे विचारों में हर डायमेंशन में समाधान आ जाएगा? कितना दान देने से मेरे विचारों में हमेशा के लिए समाधान आ जाएगा?
तो ये कहने का मतलब है, भाषा की अपनी सीमा है, भाषा से अधिक हम समझते हैं और भाषा से अधिक हम सामने वाला भी समझ जाता है। इसमें और कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, बात बिल्कुल ठीक है। तो जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। जिंदा रहने की दुनिया अलग है और जीने की दुनिया अलग है। चलिए और बोलिए, और कोई बात आपके ध्यान में हो, तब तक बोर्ड साफ हो रहा है, तब तक और बात करते हैं। और कोई कंफ्यूजन? आधार पर चर्चा 5वें दिन। और बोलिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं हम, जिंदा दिली से जीना है। अब देख लो जिंदा दिली से क्या जियोगे, तो फिर लास्ट में आपको दारू याद आती है। तो जिंदा दिली से जीने का क्या मतलब है? तो अपेक्षा है जीने की क्लैरिटी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा जिंदा दिली में क्या करोगे? अपने आपके उत्साह को जिंदा रहने के अर्थ में बनाए रखना, ये सारी जिंदगी नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए, कोई पॉइंट के बाद आपका उत्साह ढल जाता है ना। कोई पॉइंट के बाद एक समय लगता है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा होने से खुशी आएगी। जब समझ में आता है कि पैसा होने से खुशी नहीं आ रही है, फिर आप दान देना शुरू करते हो। तो दान, पैसा कमाना भी सुखी होने के लिए था और दान देना भी सुखी होने के लिए है। लो लो, हाँ हेलो, हाँ साफ, सब साफ, बढ़िया। और बोलिए, और बोलिए, हैं? हेलो, हाँ, जिंदा रहना जीना नहीं है, संवेदनशीलता जीना नहीं है, पीएचडी कर लेने से जीना नहीं हुआ, 2-4 हजार करोड़ से जीना नहीं हुआ। तो जीना कोई अलग दुनिया है, ये पहली बार अब ठीक से ध्यान जा रहा है। इसको हम बात कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। बढ़िया। और बोलिए, ठीक चल रहे हम? हाँ, ये भी साफ, ठीक चल रहे, साथ साथ चल पा रहे? हाँ जी, कुछ और? राहुल भैया, पेन, एक ग्लास रख के उसमें उल्टा करके डाल दीजिए। ग्लास में उल्टा करके। सवाल है भैया। हाँ, सवाल ऐसा है कि भाव को पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। तो भाषा का इसमें महत्व क्या है, एक पहली बात तो। और दूसरा है कि व्यक्ति अलग अलग, बच्चा है तो उसको समझाने की भाषा अलग है, एक बड़ा है तो उसको समझाने की भाषा अलग है, या फिर बूढ़ा है तो उसकी भाषा या उसकी भाव विश्व में जाके समझाना। देखिए, भाषा की परिभाषा है जो भाव को व्यक्त कर दे, उसका नाम भाषा है। ठीक हो गया? आप देखिए, जब बच्चे को लैंग्वेज नहीं आता था तब कम्युनिकेशन ज्यादा था, कि जब बच्चे को 3 लैंग्वेज आती है तब कम्युनिकेशन ज्यादा है? माइक बंद कर लीजिए। जब बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती थी तब कम्युनिकेशन ज्यादा था, कि जब 3 लैंग्वेज आती हैं तब कम्युनिकेशन ज्यादा है? जब नहीं आता था तब कम्युनिकेशन ज्यादा था। इससे यह समझ में आया कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा एक प्रभावशाली माध्यम है, लेकिन बिना भाषा के भी भाव की अभिव्यक्ति होती है। बॉडी लैंग्वेज से कुछ होता ही है। तो इससे यह समझ में आया, भाव की क्लैरिटी होने से भाषा पे अधिकार आ जाता है। यहां यदि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ होगा, मतलब, तो पाणिनि, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बोलते बोलते मेरे ध्यान चला गया कि ये तो गाड़ी इधर जा रही है। तो यदि आपको ध्यान आया होगा कि पाणिनि ये कहते हैं कि व्याकरण से भाषा पे अधिकार आता है।
यदि थोड़ा सा पुराना ध्यान में होगा। आदरणीय नागराज जी इस बात को शिफ्ट कर दिए। वो कहते हैं कि भाव पे अधिकार होने से, भाव मतलब भव की स्वीकृति, भव की क्लैरिटी, जो रियलिटी है उसकी क्लैरिटी से भाषा पे अधिकार आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे एंड टू एंड बातचीत कर सकता है, मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति मेडिकल साइंस की भाषा में बात कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कंटेंट पे क्लैरिटी होने से, भव की क्लैरिटी होने, भव की स्वीकृति क्या चीज है? भव की क्लैरिटी ही भव की स्वीकृति है। तो जितना मेरा कंटेंट पे क्लैरिटी होगा, कंटेंट पे अधिकार होगा, उतना मेरा भाषा पे अधिकार आ जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक। तो ऐसा, तो भाषा भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है जो सत्य को भास करा दे। और भाव क्या है? भव क्या है? सत्य। तो जो सच्चाई को दूसरे तक पहुंचा दे, जो सच्चाई का भास करा दे, इसका नाम भाषा है। बढ़िया। चलिए, तो अब हम यात्रा शुरू करते हैं। कहां चलें आगे? अभी तक हमने कितनी यात्रा पूरा की? अभी तक हमने पूरा किया कि जिंदा रहना जीना नहीं है, और भव की स्वीकृति भाव है। भव परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। भाव स्थिर हो जाए, इसके लिए भव भी स्थिर हो जाए। क्या भाव स्थिर है? तो हम जीना चाहते हैं, तो हम जीने को समझना चाहते हैं। तो जीना क्या है? क्योंकि जीने की निरंतरता है। मैं मरना चाहता हूं कि जीना चाहता हूं? मैं जीना चाहता हूं। कब तक जीना चाहता हूं? हमेशा जीना चाहता हूं। मैं तो कभी मरना नहीं चाहता। तो ये हमेशा जीना चाहता हूं, तो जीना क्या है इसको समझेंगे। तो देखिए जीना क्या है। तो जीना प्रश्नों के साथ होता है कि उत्तर के साथ होता है? जीना समाधान के साथ होता है कि समस्या के साथ होता है? तो जीना समाधान के साथ होता है। जीना उत्तर, प्रश्न उत्तर के साथ जीना होता है। तो कितने प्रश्न एक मानव में हो सकते हैं उसको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता है। जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको अनंत संज्ञा है, उसको अनंत बोलते हैं। ये आपने कहा। दर्शन ये कहता है कि पूरी मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं। क्यों जीना है? कैसे जीना है? क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और उसको पाने का तरीका क्या है। दो ही प्रश्न हैं। क्यों जीना है? आपने कहा अनंत प्रश्न है। मैंने कहा दो ही प्रश्न है। दर्शन ये कह रहा है कि मूल प्रश्न दो ही हैं। तो आप तीसरा प्रश्न बना के देखें। आप तीसरा प्रश्न बना के देखें। आप बिल्कुल सहमत नहीं हो कि दो ही हैं, तीसरा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने कहा कि अनंत प्रश्न है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, लिखा ही है बोर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन, मैं कौन हूं ये। हाँ, इस उम्र में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। गलती नहीं है। गलती नहीं है। मैं हर शिविर में देखता हूं इस उम्र के लोग इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाभी जी कहाँ हैं? घर पे ही हैं। वो भाभी जी को घर छोड़ के आते हैं और शिविर हॉल में यही पूछते हैं किसके साथ जीना है, किसके लिए जीना है, फिर क्यों जीना है। किसके लिए जीना है मतलब जीने का पर्पस क्या है। तो फिर पहला क्वेश्चन हो गया कि क्यों जीना है।
हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि अलग है। जैसे ही ये पूछेंगे कि क्यों जीना है, तुरंत सब हेड निकल के आएगा कि जीने वाला कौन है। तो मैं क्यों हूं, क्यों जीना है, व्यवहारिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। मैं कौन हूं, आध्यात्मिक धरातल से पूछा गया प्रश्न। एक ही प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, लगाइए लगाइए, दम लगाइए। तीसरा प्रश्न, मैं कौन हूं? वही मैं कौन हूं, वही पूछ रहे, भाषा भर बदली। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, कितना जीना? ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जितना जीना अझेल हो गया है। तो जब क्यों जीना है, कैसे जीना है नहीं पता है, तो जिंदगी में उत्सव नहीं है। जब उत्सव नहीं है तब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कब तक झेलना है। इसलिए एक बुक आती है, मरने के आसान तरीके। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बोलो भाई बोलो। अनंत बोल रहे थे आप तो। तीसरा क्वेश्चन, है कब तक जीना है? कब से जीना चालू होगा? ये लो, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक जिंदा है। 13 तारीख से, 13 तारीख से जीने का एक व्यू आ जाएगा। 13 तारीख तक, 12 तक। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। नहीं, सरेंडर। आगे चलूं? हो तो बोलो। चलो, तब देखो कितना आराम का काम है। इतना आराम का काम है कि 2 प्रश्न और 80 साल। हरियाणा में शिविर करता हूं तो वो लोग 100 साल से कम लिखने नहीं देते। सर जी 100 लिखो। 80 साल सारा धर्म, अध्यात्म, सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल सिस्टम, समाज मिलके केवल इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे, बस इतनी ही जिंदगी है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिनके पास इन प्रश्नों के उत्तर हैं, देखो 2 रोटी कमाने के लिए 22 साल पढ़ते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं, एक एग्जाम देते हैं, तब जाके 2 रोटी कमाने का जुगाड़ होता है। जिंदगी के लिए कैसे हम हैं? तो जिनके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, उनका नाम शिक्षक है, उनका नाम पेरेंट्स है। और उनका नाम व्यवस्थापक है ना? जो स्कूल चला रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका नाम ऑर्गेनाइजर है। तो किस किस का लाइसेंस कैंसिल हो गया? सबका लाइसेंस कैंसिल। हम माता पिता बायोलॉजिकली हैं कि सही अर्थों में माता? इसलिए आप देख लीजिए, हमको माता पिता होने की तृप्ति नहीं है। एक तृप्ति शेष ही है। ऐसे तमाम मेरे को लोग मिलते हैं जिनकी उम्र 60 हो गई है, जितना पैसा कमाने का सोचा था उससे ज़्यादा पैसा कमा लिए, जैसा बच्चे चाहते थे उससे ज़्यादा अच्छे बच्चे निकले, जैसा वो सेटल होना चाहिए थे उससे ज़्यादा अच्छे सेटल हो गए, पर अभी भी अपना मन सेटल नहीं हुआ है। अपने भीतर एक खालीपन,
कभी बच्चे नहीं आ रहे थे तो बच्चे आ जाएं तो जिंदगी आ जाएगी, अब बच्चे चले जाएं तो अपना कुछ शुरू करें, ऐसा सोच रहे हैं। तो ना बच्चों का आना जिंदगी था, ना बच्चों का जाना जिंदगी है। जिंदगी तो मेरे पास नहीं है, वो कभी जब पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम शिक्षक होने की तृप्ति हमारे पास तब है जब हम दूसरे को जिंदगी बता दें, जीना बता दें, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये बता पाएं। हम पेरेंट्स भी तभी सफल हैं जिनके पास ये प्रश्न है, जिनके पास ये प्रश्न है उसका नाम विद्यार्थी है। तो अभी कितने प्रतिशत लोग विद्यार्थी हैं? एक भी नहीं। कितने लोग हैं जिनको स्कूल टाइम में ये क्वेश्चन ध्यान में आया कि मैं क्यों जी रहा हूं? जब तक ये क्वेश्चन ध्यान में नहीं आता है, जब तक इस क्वेश्चन का आंसर आपकी आवश्यकता नहीं बनता है, जब तक ये क्वेश्चन आपको सोने ना दे, जब तक ये क्वेश्चन आपको सोने ना दे, तब तक आपके मानव होने की शुरुआत नहीं है। आप एक मेल या फीमेल शरीर हैं और नए शरीर पैदा करते हैं। तब तक हम इतना ही काम कर रहे हैं। कोई माइक है खुला? बंद है? ठीक। तो क्या क्लैरिटी हो गई? क्या क्लैरिटी हो गई? इसका मतलब यह हुआ कि हम विद्यार्थी तब हैं, तो विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है, शिक्षक 20 साल का हो सकता है। एक 80 साल के व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा आ जाए, ये सौभाग्य है कि आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या था, क्या है। और एक 20 साल का युवा इस उत्तर से संपन्न हो ही सकता है कि उसके पास ये क्लैरिटी हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। हो सकता है। तो यहां से ये क्लैरिटी बनी कि विद्यार्थी किसको कह रहे हैं। तो हम कितने विद्यार्थी हैं इसको अपने में जांच सकते हैं, और हम माँ बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में कैसे अधूरेपन के साथ हैं इसको भी हम पहचान सकते हैं। इसको पूरा करें, इस बात की हमारी आवश्यकता है ही, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहां ये उत्तर उपलब्ध होता है उसका नाम विद्यालय है। इसलिए घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? बोल के बताओ। बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। बोलेंगे? बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। क्या मतलब हुआ इसका? अभी जैसे जैसे पैसा आया है हमारा घर 5 स्टार बिल्डिंग बनता चला गया, और विद्यालय में इमोशन नहीं है, घर में एजुकेशन नहीं, घर होटल है। तो घर भी जबकि 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 एक बच्चे के लिए, एक घर में पैदा होने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? क्या वो खाना पीने खाने आया था? एक परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि उस परिवार के सारे बड़े लोग किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ में जीते हैं। ये बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ। जी आप बोलिए। नहीं नहीं, हो गया। बोलिए बोलिए, कुछ ऐड करना होगा तो। ये ठीक हो गया? तो अभी घर धीरे धीरे होटल बनते जा रहे हैं और विद्यालय भी होटल बनते जा रहे हैं। बिल्डिंग अच्छी हो, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, लेकिन कंटेंट यदि अपने आप में नहीं है तो एसी होने से जीना आ जाएगा क्या? हाँ, पर यह बात ठीक है कि एसी हॉल है तो गर्मी बाहर कितनी भी रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी आवाजें हो रही हैं और बहुत सारा मौसम ठीक नहीं है, तो आप कंफर्टेबली सुनने सुनाने का काम उतना इफेक्टिवली नहीं होता है। तो इस सुनने सुनाने में एसी का सहयोग है
अब उसमें आप एसी में बैठ के चुगली चुगली करेंगे कि आप जिंदगी की बात करेंगे, ये आपकी चॉइस है। तो एसी होने से जीना नहीं आ जाएगा, बिल्डिंग 5 स्टार होने से एजुकेशन नहीं हो जाएगी, बिल्डिंग घर 5 स्टार होने से जिंदगी नहीं आ जाएगी। ये मतलब है कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। घर का मतलब है, घर अपने आप में साक्षात जिंदगी का दर्शन है। एक दिल्ली के टीचर का एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूँ, बहुत मार्मिक एग्जाम्पल मुझको लगा। मतलब हम कहते हैं ना कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं और बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी तमाम बातें हम कर रहे हैं, जबकि मामला बिल्कुल उल्टा है। तो एक माँ ने अपने बच्चे का शेयर किया। नॉर्मली टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा सिंसियर होते ही हैं। तो रात को 1 बजे तक, 1 बजे माँ की आंख खुली तो बच्चा भी सोफे पे बैठा बैठा होमवर्क करते करते सो गया और माँ भी होमवर्क कराते कराते सो गई। बच्चे को अंगूठा पीने की आदत थी और वो हो गया था कोई क्लास 1 के आसपास की बात हो गई। और माँ इस बात से दुखी थी कि बच्चा अंगूठा पीता है, और इस बात से ज़्यादा दुखी थी कि लोग बार बार उसको बोलते हैं तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है अब भी अंगूठा पीता है, तुम सिखाती क्यों नहीं है कुछ। तो उसने जो भी अंगूठे पे मिर्ची विर्ची लगाना था वो भी कई बार सब लगा दिया था। अब वो लेकिन अंगूठा उसका मुंह में जाता ही था। तो रात को जब 1 बजे उसकी आंख खुली तो देखा अंगूठा मुंह में है। उसको देख के फिर उसका दिमाग खराब हो गया, बहुत दुखी हो गई और रो के सो गई। बच्चे को भी सुला दिया, वो भी सो गई। सुबह जब बच्चा उठा तो माँ बच्चे से बात नहीं कर रही थी। तो बच्चा तो समझ गया कि माँ जब जब नाराज होती है ऐसे ही करती है, बात करना बंद कर देती है। तो पूछता माँ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ नहीं कुछ नहीं। वो ज़्यादा पूछती है तो माँ रो देती है। आज के बाद अंगूठा मुंह में गया तो तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा बोल देती। बच्चा स्कूल चला गया। तो 1 आध दिन बाद माँ ने नोटिस किया, अब उसने अंगूठा चूसना तो छोड़ दिया था पर उसने एक कलाई ऐसे अपने हाथ से पकड़ी हुई थी। माँ फिर नाराज हो गई। अब अंगूठा चूसता था, अब हाथ पकड़ लिया, कुछ ना कुछ पकड़ के ही रखेगा, नॉर्मल कभी हो नहीं सकता है। और तेरा बाप भी ऐसा ही था। बाप तक जाने का जो मजा है वो अलग ही पाते। ऐसा लगता है मन खाली हो गया। अब वो बात आई गई होगी, 2-4 दिन बाद देखा फिर हाथ पकड़ा हुआ है। तो माँ जोर से चिल्ला दी और उसको एक झापड़ लगा दी, है ना, क्यों हाथ पकड़ता है। तो ऐसा की तो बच्चा रो दिया। बच्चा रो के बोलता है मेरा अंगूठा मुंह में जाएगा तो तू मर जाएगी। अब देखिए, एक झूठ बोली हुई बात को भी बच्चा इतना सीरियसली ले सकता है। तो एक समय वो था कि जब बच्चा हमारे मुंह से निकले हुए झूठ को भी सच मानता था, और आज एक जमाना है कि वो सच को भी झूठ मानता है। क्यों ये फर्क आ गया? क्यों ये फर्क आया? क्योंकि बेसिकली हमको जीना नहीं आता था और हमने बहुत सारी चीज़ों को घर में झूठ बोलना शुरू किया। बच्चा देखता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? क्यों घटता हुआ दिखाई देता है? बच्चे, अधिकांश लोग अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर का ज़्यादा सम्मान करते हैं कि कॉलेज के टीचर का। प्राइमरी स्कूल का टीचर ज़्यादा एजुकेटेड होता है कि कॉलेज का टीचर। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? हैं? प्राइमरी स्कूल में टीचर प्राइमरी चीजें सिखाता है और कॉलेज में एडवांस चीजें सिखा देता है। इमोशनल बॉन्डिंग होती है और धीरे धीरे समझ जाता है। क्या समझ जाता है? एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है सर। प्राइमरी टीचर्स में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वही तो पूछ रहा हूँ। प्राइमरी टीचर के प्रति बच्चे का एक्सेप्टेंस पूरी जवानी, बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसको टीचर बोलने से प्राइमरी स्कूल का याद आएगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, वो प्यार से सिखाते हैं। हाँ।
बच्चे के भाव को समझने की कोशिश प्राइमरी टीचर में ज़्यादा होती है, मतलब वो उसके भाव विश्व में जाके बात करता है तो वो समझ में आती है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तब थोड़ी सी बात आई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो, या उतना नहीं है। देखो सार बात यह कि बोले बच्चे में भगवान का रूप होता है, कितने लोग मानते हैं? सब कोई मानते हैं। आप लोग हाथ उठाने से भी डरते हो। मैं कहता हूं 18 साल का होने तो भगवान प्रकट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक छोटा बच्चा अपने सामने माँ बाप और टीचर को पूर्ण मानव मान के ही ट्रीट करता है। उसके पास अधूरेपन का कॉलम होता ही नहीं है, झूठ का कॉलम होता ही नहीं है, गलती का कॉलम होता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो ये पहचानता है, उसको सही समझ आए कि ना आए पर वो गलतियों को पहचानने लगता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने से बड़ों की गलतियों को पहचानने लगता है। जवान होते होते आर पार गलतियों को पहचानने लगता है और सभी में गलतियां दिखाई देने लगती। छोटे बच्चे में गलतियां देखने की ताकत नहीं होती, इसलिए छोटा बच्चा पूर्ण रूप से विश्वास करके चलता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल के टीचर को अप्रिशिएट कर पाता है। जब तक वो जवान होता है तब तक वो कॉलेज के सारे टीचर्स में गलतियां देखने का उसका ताकत आ जाता है। तो बड़े बच्चे में गलतियां देखने का ताकत है, इसलिए वो बड़ों का सम्मान नहीं करता है। छोटे बच्चे में गलतियां देखने की ताकत अभी नहीं है, इसलिए वो सम्मान कर पाता है। समझ में आया? हाँ, तो यहां ये समझ में आया कि सही अर्थों में परिवार वो जगह है जिसकी भरपाई कहीं नहीं हो सकती है। एक बच्चा आंख खोलने के बाद जिन लोगों को देखता है, यदि उनके आचरण में पूर्णता है तो ये पूर्णता उसके भीतर स्वीकार हो जाएगी और मैं बड़ा होके ऐसा ही बनूंगा। अभी बच्चे बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, सेलिब्रिटी और कुछ। क्यों उसके मन में नहीं आता है कि मेरे को शानदार इंसान बनना है? क्यों उसके मन में नहीं आता है कि मेरे को बढ़िया आदमी बनना है? क्योंकि बढ़िया आदमी का कोई मॉडल उसके आजू बाजू होता है, सारे खटारा मानव होते। तो अपने क्या खोलना है? अपने को खटारा आदमी रिपेयर वर्कशॉप खोलना है। हम माँ बाप को एडमिट करके, जैसे गाड़ी जाती है ना गैराज में और फिर फ्रेश होकर लौटती, तो हमने पत्नियों को उनके पति लौटाए हैं, बच्चों को उनके माँ बाप लौटाए हैं, बहुओं को उनकी सास लौटाई है, सास को बहू लौटाई है ना? ऐसा शानदार काम करते। तो विद्यालय वो जगह है जहां सही में हम शानदार लोग तैयार कर पाए। तो सभी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, यही समाज और सरकार का मुख्य काम है। मुख्य रूप से मैं कहता हूं कि समाज का काम तो बेसिकली मानसिकता निर्माण है। एक स्वस्थ मानसिकता देना ये समाज का काम है। समाज अभी किन कामों में लगा है? आप सभी किसी ना किसी समाज के होंगे, वो समुदाय है, समाज तो नहीं है। आप देख लीजिए समाज के बड़े लोग किन कामों में लगे हैं और समाज के कार्यक्रमों में क्या क्या किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो समाज का मूल काम मानसिकता निर्माण है और सरकार का मूल काम व्यवस्था देना है। ये मानसिकता देना सरकार का काम है नहीं, बेसिकली ये समाज का काम है। ये समाज का काम है, ये एजुकेशन का काम है। एजुकेशन बेसिकली समाज प्रधान काम है। एजुकेशन समाज प्रधान काम है। व्यवस्था सरकार प्रधान काम है। सड़क कैसी होगी, बिजली पानी कैसा होगा, है ना? जो पैसे से हो सकता है वो काम सरकार का है। जो स्वस्थ मानसिकता को तैयार करना ये परिवार और समाज का काम है, एजुकेशन का काम है। परिवार, समाज, एजुकेशन एक ही लाइन है।
तो क्या होने की आवश्यकता है? तो सही अर्थों में प्री प्राइमरी एजुकेशन तो अपने मोहल्ले में मोहल्ले के द्वारा होने की आवश्यकता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी हमको पेड स्कूल में बच्चा भेजना पड़े, इसका मतलब जिम्मेदारी से पैदा किया है कि नहीं किया है, ये सोचना पड़ेगा। तो सही अर्थों में देखो, एक बच्चे को क्यों पता नहीं चलता है कि समाज नाम की कोई चीज होती है? परिवार के अलावा एक बच्चे ने जो कुछ भी पाया है पैसे से पाया है, इसलिए वो बाजार को पहचानेगा कि समाज को पहचानेगा? परिवार को क्यों पहचानता है? क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह उसने देखी जिसने आउट ऑफ लव उसके लिए कुछ किया है, इसलिए परिवार की जगह अलग होती है। समाज ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो उसने आउट ऑफ लव अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया हो। तो यदि एक मोहल्ले के लोग अपने मोहल्ले के 10 छोटे बच्चों को अपने ही मोहल्ले में रख के, अपने ही किसी एक घर में कोई एक परिवार की योग्यता बन जाएगी, बाकी परिवार उसको सहयोग करेंगे, तो अपने मोहल्ले में ही प्री प्राइमरी एजुकेशन पूरी होगी, और ये माँ के द्वारा ही होगी कि माँ जैसे लोगों के द्वारा होगी। इसमें पेड़ लोगों की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसा रहेगा? मोहल्ला मोहल्ला। और जिस दिन समाज शिक्षा देने का काम करेगा उस दिन उसके भीतर गुणात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। जब हम दूसरे को जिंदगी देने का काम करते हैं, जैसे मैं इतने सालों से इस काम को करता हूं, जब मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता हूं तो मैं भी उसको सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं? और यदि मेरे जीवन में मैं उतना बड़ा नहीं हूं जितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, तो मेरा ध्यान उस बात पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं ही मेरा ही बोला हुआ मेरे लिए प्रेरणा बन जाता है। मेरा ही बोला हुआ मेरे लिए प्रेरणा बन जाता है, और मैं उस कसौटी पे खरा उतरने के लिए अपने आप को, क्या है भैया माइक है मेरा है? नहीं भाई, नहीं मेरा तो नहीं। कहाँ है भैया माइक वाला बंदा? कहाँ है? तो हमको ऐसे छोड़ के चले जाओगे, कैसे होएगा? हैं? तुम हिलना नहीं यहां से। कुछ बात पहुंची कि नहीं? क्या निष्कर्ष निकला? घर को विद्यालय और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। तो सही अर्थों में विद्यालय की परिभाषा है अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति ही विद्यालय है। अभिभावकों की मिनिमम मैं कहना चाहता हूं कम से कम प्री प्राइमरी की बात तो करें। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन है। प्री प्राइमरी के बच्चों को परिवार के एक्सटेंशन के रूप में समाज दिखाई दे जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए उनके भीतर कोई चीज आ जाएगी कि मेरे मोहल्ले ने मेरे को पाला है। अभी क्या फीलिंग आती है? केवल मेरे परिवार ने मेरे को पाला है, उसके अलावा तो सब कुछ बाजार से मिला है। यदि प्री प्राइमरी का बच्चा मतलब कितने साल का? 3 + 3 6 हो गया। तो कम से कम 6 साल का बच्चा काफी सोचने लायक हो जाता है। 6 साल के बच्चे में ये बीज पड़ गया कि मेरे को मेरे मोहल्ले ने पाला है, तो उसका एहसास समाज के लिए बनना शुरू हो जाएगा। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे तो देखो ये बात समझ में आ गया कि अब जिनको विकसित देश बोल रहे हैं वो साधन के मामले में विकसित है कि संबंध के मामले में विकसित है। एक बात समझ में आ गई। और सारी पीड़ा और सारी खुशी आदमी की कहां है? साधन के साथ है कि संबंध के साथ? और लगभग लगभग साधन की कमी मास लेवल पे पूरे वर्ल्ड में काफी पूरी हुई है। जो थोड़ी मोड़ी बची है वो आने वाले समय में हो जाएगी। तो सार बात यह है कि पूरे विश्व को जो हम कह रहे हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, है ना, हम तो बहुत जोर जोर से कह रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली। हम ये संसार को तो ये संदेश दे रहे हैं, पर क्या अपना घर बचा पा रहे हैं? हम संसार को संदेश दे रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, अपना परिवार हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में काफी सोचने लायक बात है। ये अनुसंधान वो ताकत रखता है
कि हम वसुधैव कुटुंबकम को बाय एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्कूल इंडिया में इन्हें को खोलें, पूरे वर्ल्ड में स्कूल की चेन खोल सकते हैं, है ना। और हम पूरे विश्व को आह्वान कर सकते हैं, अपने परिवार बचाने हैं तो 6 से 12 बच्चे को इंडिया भेज दो। इस कंटेंट में वो ताकत है। यदि 6 से 12 6 साल बच्चा इंडिया में पढ़ गया तो उसके बाद उसकी फैमिली को लेके बॉन्डिंग, रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी, जिंदगी को लेके क्लैरिटी इतनी हो जाएगी कि वो बाद की जिंदगी में पीछे लौट के देखने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हमसे जुड़े बहुत सारे परिवार जिनके बच्चे 12th के बाद में कनाडा और तमाम बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चा एक बार वर्कशॉप में चला जाए और एक बार वो वर्कशॉप कर लेगा तो जिंदगी भर जहां भी जाएगा उचित अनुचित का निर्णय वो ले पाएगा। आज और बच्चे ऐसा कर भी पा रहे हैं। अब जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं वो उनका एक ही फोकस रहता है कि सामने वाले ने शिविर किया है कि नहीं किया है। तो क्लैरिटी होगी तो जिंदगी को लेके हम कोई बात कर पाएंगे, नहीं तो अपनी अपनी मनमानी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कुल मिला के रिलेशन तबाह होता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारत में, भारत का यूएसपी, भारत पूरे विश्व को क्या दे सकता है, तो एक परिवार के स्वरूप को, एक प्रैक्टिसेबल परिवार के स्वरूप को भारत पूरे विश्व को दे सकता है और वो बाय एजुकेशन दे सकता है। हम भारत में ऐसे स्कूलों की स्थापना करके उसको बढ़िया से आगे बढ़ा सकते हैं जहां पूरे विश्व को आह्वान करें कि 6 से 12 के बच्चे हमारे यहाँ भेजो। आज हमारा पूरा यूथ लगभग अभी जिन भी परिवारों में थोड़ा सा भी पैसा आया है, अब 12th के बाद की एजुकेशन इंडिया में नहीं है। अब मैक्सिमम बच्चे बाहर ही जाते हैं, ये ट्रेंड बन गया है। जो बाहर नहीं जा रहा है मतलब उसको किसी काम का नहीं। इंडिया में एजुकेशन लेना किसी काम का नहीं। हमारी हालत उस ढंग से देखेंगे तो काफी खराब हुई है ना। तो कैसे हम अपनी एजुकेशन को संभालें, अभी मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं करता, लेकिन स्कूल एजुकेशन तो हमारे हाथ में है। तो स्कूल एजुकेशन को कैसा बनाएं कि पूरे संसार को यह भरोसा दिलाएं कि आपके बच्चे हमारे यहां भेजो, हम एक सही एजुकेशन देंगे। और ये हो सकता है। हम तो नाम इंटरनेशनल लिखने से होगा कि काम इंटरनेशनल करने से होगा? तो कैसे काम इंटरनेशनल किया जाए। और जिस दिन यवतमाल में विश्व के 25 कंट्री के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो मुंबई के तो आ ही जाएंगे। तो कम से कम स्कूल एजुकेशन के लिए बच्चे यवतमाल आ जाएं तो देखो फिर क्या जलवा रहता है। क्या लगता है, ये सुनने के लिए ठीक लग रहा है कि हो भी सकता है? कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है? वो ताकत है हमारे पास। उस विजन को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उस विजन को ट्रांसलेट करने की जरूरत है। कंटेंट पे अधिकार अपना आ जाए। देखो ये काम उससे नहीं होना है। अभी तो हम फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े या छोटे स्कूल की कल्पना करते हैं। मैं कहता हूं स्कूल चाहे 5 स्टार है, चाहे सरकारी स्कूल है, कंटेंट वही है। टीचर की क्वालिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, वो जिंदा रहने का ही कंटेंट है। चाहे आप सिंगापुर में पढ़ा लो, कि आप कैम्ब्रिज में पढ़ा लो, कि आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो। हम पूरे विश्व को चैलेंज कर रहे हैं। हम पूरे विश्व के सामने एक नई अवधारणा रख रहे हैं कि जिंदा रहना और जीना अलग दुनिया है, और ये जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, और जीने को क्लासरूम में डिलीवर किया जा सकता है। इस पे दम लगाने की जरूरत है। मैं उन सारे स्कूल्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पूरे प्रिंसिपल सहित और टीचर सहित हैं। मैं उन तमाम टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना समय यहाँ पे लगा रहे हैं, समझने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है प्री प्राइमरी स्कूलिंग तो मोहल्ला, अभी हमने रायपुर में शुरू किया है। रायपुर में एक स्कूल हमारी चलती है, प्राइमरी स्कूल चलती है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी 5 तक, जिसमें लगभग सारे टीचर्स भाई देखो वो मोटिवेशन आने के बाद में ऐसे तमाम परिवार भारत में किसी भी शहर में उपलब्ध हैं जहां महिलाओं को बहुत आर्थिक आवश्यकताएं नहीं है और उनको लगता है कुछ मीनिंगफुल काम हम करें। ऐसे तमाम परिवार मिलते और कमिटमेंट आने के बाद में हमारी आर्थिक आवश्यकताएं अपनी जगह हैं। वो परिवार में हस्बैंड कुछ करता है या हम भी कुछ और भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हमको अपने बच्चों को देना है तो उसके बाद फिर हम अपना तन मन धन लगा के वहां पे दें।
अब मोहल्ला मोहल्ला ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल खोलना शुरू कर दिए हैं जहाँ पे लोग स्वयं टीचर के लिए माएँ खुद टीचर्स के रूप में तैयार हो रही हैं और माएँ मिलके अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं। और जिस दिन समाज ने ये काम करना शुरू कर दिया है ना, तो फिर हमारे पास बहुत कुछ मीनिंगफुल आ जाएगा, जिसमें कि हम बहुत मीनिंगफुली सोचेंगे। जब दूसरे को जिंदगी देने की बात करते हैं, अपने में वो अपेक्षा जग ही जाती है कि मुझ में वो जिंदगी है कि नहीं जो मैं दूसरे को देने की कोशिश करता हूं। इस तरह समाज भी ग्रो करेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए, मैं 5 मिनट के लिए, अब लंच में टाइम है, तो राहुल भाई को बुलाता हूं। अब मेरे को लगता है कि आपकी गोष्ठी के लिए आपके पास काफ़ी कंटेंट हो गया है कल से लेके आज तक। आज 2 से 3 हम बढ़िया गोष्ठियां करेंगे और ये 10 ग्रुप बन जाएंगे, और जिनको हम शिविर के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। इन 5 दिन में हमारी आपस में दोस्ती हो जाए और हम ग्रुप के रूप में साथ में चलें। राहुल भाई। सभी को नमस्कार। देखिए, इसके मैनेजमेंट में जो लोग लगे हैं वो लोग ऐसे रेगुलर ऐसे ऑर्गेनाइजर नहीं है, मतलब किसी सभा को रोज ऑर्गेनाइज करते ऐसे लोग नहीं है, इसलिए सभी का कोऑपरेशन आवश्यक है। हमने हमारे तरफ से कुछ गोष्ठी के लिए अभी जो हमको ग्रुप डिस्कशन करना है खाने के बाद, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किए हैं, तो आप उसमें कोऑपरेशन करेंगे ऐसा अपेक्षा है। ग्रुप में अपने कितने लोग हैं कि जो ग्रुप में अभी अटैच नहीं हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? बढ़िया, 2-4 ही लोग हैं, तो आप लोग किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। हाँ, आप लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना नंबर दे दीजिए। ग्रुप में पीडीएफ डले हुए हैं जिसपे एक ग्रुप में 25 लोगों के नाम है ना, तो आप सभी पीडीएफ को देखना पड़ेगा, वो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो 25 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। इस हॉल में लगभग 7 ग्रुप रहेंगे, है ना। तो 25 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए होटल के जो यहाँ के सहयोगी है वो हमको मदद करेंगे, हम लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे। और 3 ग्रुप जो है वो अपना जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं बाजू वाले हॉल में, वहाँ पे रहेंगे, तो वो खाना खाने के बाद वहाँ पे व्यवस्था होंगी। यहाँ की व्यवस्था अभी बनाना शुरू हो जाएगा। जैसे खाना खत्म हो जाता है हम अपने अपने ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। हर ग्रुप में 1 या 2 कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले परिचय शिविर किया है। ये वहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं है, चर्चा ठीक से ऑर्गेनाइज हो जाए, है ना। आपको ही बोलना है, अपने जो समझ में आया है उसको रखना है, जो नहीं आया है उसको भी रखना है। जो नहीं आया है उसको क्वेश्चन के रूप में कोई एक जिम्मेदारी लेते हुए कोऑर्डिनेटर जो ग्रुप में रहेंगे उनको दे देंगे कि देखो ग्रुप में इतने क्वेश्चन बने हैं, तो वो क्वेश्चन भैया तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट डे का सत्र रहेगा उसमें उन क्वेश्चंस के प्रस्तुति के दौरान आंसर्स आ जाएंगे। और एक ही हॉल में 7 ग्रुप होने से हो सकता है कि आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो भी हम लोग देखते कैसे करेंगे, है ना, कि जो एक समय एक ही व्यक्ति बोले, थोड़ा अपने ग्रुप में आवाज पहुंचे इतनी ही आवाज में बोले, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको थोड़ा वो आप अपने जगह पर खड़े रहे। मेरे को प्रवीण भाई थोड़ा पीडीएफ के ये दे दीजिए। उद्धव भैया है, भैया प्लीज आपको पहचान हो जाए, 2 मिनट सभी खड़े रहेंगे। उद्धव भैया, फिर सुभाष भैया, मिलिंद भैया, श्री कृष्ण भैया, पंकज भैया, अंजलि दीदी। अंजलि दीदी कहाँ है? हाँ, सामने आ जाइए थोड़ा सा। अंजलि दीदी, डॉक्टर गोमासे जी, हिमांशु भैया, मेरे से कोई छूट जाए आप अपने से भी आ सकते हैं, है ना। मंगेश भैया है, मंगेश वानखड़े भैया, आशा दीदी है, आशा दीदी है, सुषमा दीदी है ना।